हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गैसीय नियम देखेंगे। देखिए, जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो, कह रहा है जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन क्या हो, शून्य हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परम शून्य तापमान कहते हैं। और ध्यान रखना, 0 केल्विन को ही, ध्यान रखिएगा, 0 केल्विन को ही क्या बोला जाता है? परम शून्य तापमान बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, नियम जरूर पूछता है। जैसे बायल का नियम हो गया, उसके बाद बायल का नियम हो गया, चार्ल्स का नियम हो गया, ये सब क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, बायल के नियम में क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए। बायल के नियम में जो होता है आपका, ताप स्थिर होता है। क्या होता है? ताप स्थिर होता है। ताप क्या होता है? स्थिर होता है। एक समीकरण बनता है पी बी बराबर एन आर टी होता है। क्या होता है? एन आर टी। तो जैसे ही सब देखिए, इसी समीकरण से सब याद करना। ये ताप को क्या करेंगे? स्थिर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। ये भी दोनों कांस्टेंट होते, तो इसको लेना ही नहीं। बस आपको दिमाग में रखना पी बी और टी। तो जब ताप स्थिर करेंगे तो बचेगा क्या? पी बी, यानी जो पी है, बी है, ये किसके बराबर हो जाएगा? कांस्टेंट के। या क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट, यानी क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थिर। तो इस हम कहेंगे कि स्थिर ताप पे जो दाब है और आयतन का गुणनफल क्या होता है? भाई, स्थिर ताप पे क्या होगा? दाब और आयतन का गुणनफल स्थिर, ये क्या होगा? स्थिर होगा, यानी कांस्टेंट होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, पी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बी, यानी पी किसके बराबर होता है? आयतन के। या ऐसे बी बराबर भी कितना हो जाए? 1/पी। ये तीनों तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, पी बी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, या पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/बी, या पी बी यूनिवर्सली 1/पी, ये तीनों लिख सकते हैं। बायल में ध्यान रखना है, ताप क्या होता है? स्थिर रखना है। देखिए, इसमें क्या था कि बायल के नियम के अनुसार, बायल के नियम के अनुसार कह रहे हैं नियत तापमान पर तापमान नियत नहीं होता है। ठीक है, नियत दाब पर तो दाब भी क्या होता है? नियत नहीं होता। अब दो ही ऑप्शन बचा, कह रहे हैं नियत तापमान पर, नियत तापमान पर। ये हो सकता है दोनों में से। अब देखिए, कह रहा है दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान की दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात पी बी बराबर स्थिरांक। यही तो बताए हैं कि जब पी बी और एन आर टी, तो एन आर दोनों कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर टी होगा। और जब ये स्थिर हो जाएगा तो इनका जो गुणनफल है वो क्या होगा? स्थिर हो गया। यही तो बताए हैं, क्या हो जाएगा? यही वाला सही हो जाएगा। इसमें क्या दिया है कि पी बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, किसी गैस के दाब आयतन के अनुपाती नहीं होता है। अभी अगर ये होता पी 1/बी होता, भाई देखिए, इस वाले फार्मूले से यहाँ पे कि अगर पी बी बराबर स्थिरांक होता तो बी अगर नीचे चला जाएगा तो क्या होता? 1/बी होगा। अगर यही चीज़ 1/बी में होता तब ये वाला सही हो जाता। इसलिए कौन सा सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए, जो दाब स्थिर होता है, किसमें दाब स्थिर होता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, दाब किसमें स्थिर होता है? चार्ल्स के नियम, इसको भी यही समझ लीजिएगा, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो चार्ल्स का नियम था, चार्ल्स का नियम था, उसमें क्या होता है? दाब स्थिर होता है। क्या होता है? दाब स्थिर होता है। तो उसमें देखिए, भी पढ़ाएं, पी बी बराबर क्या होता है? एन आर टी होता है। तो आपको सिर्फ आर टी, एन आर को ख़त्म कर देना है दिमाग में, सिर्फ टी मानना है। ठीक है, अब कह रहे हैं दाब स्थिर, जब दाब स्थिर होता है तो ये वाला क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, यानी बी किसके बराबर हो जाएगा? टी के। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं बी जो आयतन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अनुपाती किसके हो जाएगा? तापमान के हो जाएगा। ठीक है, किसके हो जाएगा? तापमान के। यानी हम अगर इसको टी को नीचे लाए तो बी बटे टी क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा। ठीक है, यानी B1 T1 बराबर, अगर दो गैस है तो B2 T2 ले लेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नियम यह बताता है गैस का आयतन गैस की दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? गैस का जो आयतन है वो गैस के दाब के व्युत्क्रम, मतलब क्या होता है? उल्टा, गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो त्रिय गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा? पी बी। अभी बताए हैं पी बी बराबर अगर स्थिरांक हो जाए तो कौन सा नियम लगता है यहाँ पर? देखिए, पी बी, यहाँ बी पी बी दिया है, तो पी बी का गुणनफल स्थिरांक होता है। तो यहाँ पर देखिए, तापमान क्या है? स्थिर है। और तापमान जब जो स्थिर होता है उसको कौन सा नियम बोलते हैं? बॉयल का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉयल का नियम बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल से है।
अब इसमें देखिए कह रहा है नियत दाब पर, बस इसी चीज़ को ध्यान देना है। क्या है, नियत दाब कहा कि ताप कहा कि आयतन कहा है। तो यहाँ जब नियत दाब कह देगा, तो नियत जब दाब कह देगा तो हम बताए हैं देखिए पी बी बराबर क्या बताए हैं टी। तो जब इसकी दाब स्थिर हो जाएगा तो बी किसके बराबर हो जाएगा, टी की। तो या इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं, अगर टी आता है नीचे तो स्थिरांक हो जाता है। दो गैस के लिए होता है तो क्या होता है, B1T1 बराबर B2/T2। बस इस फार्मूले को ध्यान रखना है, ठीक है। यानी हमारा मेन फार्मूला क्या होगा कि B1/T1 और B2/T2, यही आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जो तापमान रखेंगे वो केल्विन में रखेंगे, किस में रखेंगे, केल्विन में रखेंगे। तो देखिए ये हमारा T1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T1। तो T1 क्या हो जाएगा, तापमान 27 दिया है, 273 जोड़ देना है। 27 में जब 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300। अब कह रहा है कि नियत दाब पर गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। कह रहा है आयतन क्या हो जाए, दोगुना ना हो जाए। तो गैस का अंतिम तापमान यानी T2 पूछा है, कह रहा है कि आयतन दोगुना। तो मान लेते हैं B1 कितना था, B था, तो B2 कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। दोगुना मतलब 2B। बस इसी वाले को यहाँ पे रख देना। तो B1 देखिए पहले कितना था, B1 था, B1 कितना था, B था, और T1 इधर देखिए नीचे T1 है, और T1 का वैल्यू है कितना, 300। कितना है, 300। अब B2 का वैल्यू कितना है, 2B, इधर कितना है, T2। यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए B से B ऊपर कट जाएगा। अब जब तिर्यक गुणा करेंगे इधर कितना होगा, T2 बराबर 600 हो जाएगा। T2 बराबर देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो T2 इधर चला जाएगा, इधर गुणा होगा 600 हो जाएगा। अब इसी को मिटाते फिर आपको समझाते हैं। तो हमारा जो T2 का वैल्यू आया वो कितना हो गया, 600। अब ये तो केल्विन में आ गया, लेकिन जो ऑप्शन दिए किस में है, सब आपके सेल्सियस में है। तो क्या करेंगे, इसमें 273 घटा देंगे, 273 घटा देंगे। 273 जैसे घटाएंगे सेंटीग्रेड बन जाएगा। तो देखिए 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7। एक ही ऑप्शन में 7 है, तो घटाने में कितना आएगा, 327। पूरा घटाने की जरूरत नहीं है, आपको यूनिट डिजिट से पता चल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला सही हो जाएगा। इस तरह से एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिलाक्षणिक गैस समीकरण जब भी बताएं जो PV बराबर nRT होता है, किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है। तो ध्यान रखिएगा यह आदर्श गैस के लिए लागू होता है। किसके लिए, आदर्श गैस के लिए, यानी आइडियल गैस के लिए लागू होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछा है, RRB SSC में पूछा है, और इसके पहले जो हम लोग देखे थे वो RRB JEE में पूछा था। देखिए जैसे RRB SSC में पूछा है, और देखिए यही सेम क्वेश्चन है RRB, देखिए RRB JEE में पूछा है। तो क्वेश्चन रिपीट जरूर करते हैं, इसलिए आपको ध्यान से समझना होगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर स्थिर एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर, दाब क्या है, स्थिर है, तो जब स्थिर होता है तो क्या होता है, B1/T1 होता है और B2/T2। अब देखिए आपको कितनी स्पीड से लग जाएगा। बी कह रहा आयतन दोगुना ना हो जाए, कब तक गर्म करना, जब तक दोगुना ना हो जाए। यानी पहले बैलून B1 था, और तापमान 27 में 273 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इधर 2B हो जाएगा, इधर T2, तो B से B कट जाएगा, गुणा करेंगे 600, यानी T2 कितना हो जाएगा, 600। इसमें से 273 घटा लेना है, ये केल्विन सॉरी सेंटीग्रेड में आ जाएगा। तो लास्ट में कितना आएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, तो 327 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, इसका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन वही सेम था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सा नियम गैस से संबंधित, देखिए चार्ल्स का नियम भी लगता है, बॉयल का भी नियम लगता है, और एवोगाड्रो का नियम भी लगता है, लेकिन जूल का नियम इसमें नहीं लगता है, गैस से संबंधित नहीं होता है। जब एक इसमें संबंधित विद्युत धारा वाले से संबंधित होता है जूल का नियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विसरित नहीं होगा, किसका विसरण नहीं होता। इसमें देखिए इत्र की वाष्प तो विसरित हो ही जाएगा, अगरबत्ती का धुआं इसमें भी विसरण होता है, धुआं में भी होता है, लेकिन मेथी पाउडर में नहीं होता। ध्यान रखिएगा मेथी पाउडर में विसरण नहीं होता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा ये जो विसरण होते हैं, ठीक है, विसरण का जो वेग होता है, जैसे मान लेते विसरण का वेग R1 है, R2 है,
तो ये क्या होता है, अंडर रूट में इनका जो विसरण दर है, ठीक है, जो विसरण वेग है, इनके घनत्व के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी अंडर रूट में। यानी R1 इधर है तो इधर कितना आएगा, D1 आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, D2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, D2 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें पूछा है कि विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। इसमें आपको बताना है कि विसरण के बारे में क्या सही नहीं है। तो गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा, गैसों का विसरण दर उनके आयतन पर कभी भी निर्भर नहीं करती है, यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। यानी विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में, गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होता है। यानी विसरण सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में होता है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में होते हैं, ये भी सही दिया है। अगला क्वेश्चन है कि गैसों का वह कौन सा गुण है जो इन्हें सुवाह्य बनाता है। क्या बनाता है, सुवाह्य बनाता है, ठीक है। तो कौन सा होता है, उसका संपीड़ितता, ठीक है, यानी कंप्रेसिबल। क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी जो होता है उसको क्या बनाता है, सुवाह्य बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। सुवाह्य मतलब बहने के योग्य, ठीक है, बहने के योग्य क्या होता है, संपीड़ितता होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आपको याद ही करना पड़ेगा कि डाल्टन का आंशिक जो दाब का नियम है निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है। तो किस पे होता है, CO+H2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन पे। तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ चीज़ों को आपको याद ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो गैस की मात्रा मतलब उसका आयतन। तो आयतन कह रहा है किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो अभी बताए हैं, ठीक है, अभी बताए हैं कि जब स्थिर तापमान होता है तो क्या होता है, PV बराबर स्थिरांक होता है। तो बी, अगर बी निकालना है तो P 1/T में चला जाए, 1/P के। तो गैस का जो मात्रा है व्युत्क्रमानुपाती किससे होता है, उसके दाब की। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही। देखिए इसमें ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि द्रव्यमान पे तो होता नहीं है, और समय और घनत्व पे भी नहीं होता है, ठीक है, तो दो में ही हो सकता है। तो अगर फार्मूला याद है आपको लगा सकते हैं दिमाग। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर, अब देखिए क्या है, स्थिर तापमान पर जैसे आप पढ़ेंगे आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्थिर तापमान कब होता है, बॉयल के नियम के अनुसार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। कौन सा इसमें से रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। देखिए अब यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा कौन, रेडियो एक्टिवता एवं नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, यहाँ से 5वां चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है, टाइटेनियम। टाइटेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। बाकी थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। अगला क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक है। तो मैडम क्यूरी ने किसकी खोज किया था, रेडियम की, ठीक है। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी, चलिए बताइए, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की, रेडियम की खोज की थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए विज्ञान की दो शाखा भौतिक और रसायन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वन हुई, ये क्या है, पहली वैज्ञानिक है। कौन, मैडम क्यूरी। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सिर्फ सिर्फ रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैडम क्यूरी थी ये भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फिलहाल सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था, हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन है कि हेनरी बेक्यूरेल इनमें किस खोज से संबंधित है। तो किस खोज से संबंधित है, ये रेडियोधर्मिता से संबंधित है। किससे,
रेडियोधर्मिता से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि पिच ब्लेंड किससे संबंधित है। तो पिच ब्लेंड किससे संबंधित है, चलिए बताइए। पिच ब्लेंड किससे संबंधित है, ये आपके यूरेनियम से संबंधित है। किससे संबंधित है, यूरेनियम से संबंधित है। यह क्या होता है, यह एक रेडियोधर्मी यूरेनियम खनिज और अवशेष है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछता है पिच ब्लेंड किसका एस का होता है, किसका एस का होता है। ये भी पूछता है पिच ब्लेंड किसका एस का होता है, तो यूरेनियम का होता है। यूरेनियम को हम कैसे जानते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है। जो रेडियम है ये किस खनिज से प्राप्त होता है, तो ये पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे प्राप्त होता है, पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। अब पिच ब्लेंड किसका एसक होता है, अभी पढ़ें, यूरेनियम का होता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी, चलिए बताइए किसने की थी। इनका नाम था हिदेकी युकावा। क्या नाम था, हिदेकी युवा। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको याद ही करना पड़ेगा, परमाणु बल के सिद्धांत की खोज किसने की थी, हिदेकी युकावा ने किया था। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें है एस एन बोस। क्या है, एस एन बोस। तो एस एन बोस ने क्या की थी, बोसान कण की खोज की थी। किस, इन्होंने क्या किया था, एक बोसान कण होता, क्या होता, बोसान कण, इसकी खोज किसने की थी, एस एन बोस ने। और जेसी बोस ने क्या किया था, ये क्रेस्कोग्राफ का खोज किया था। ये नहीं पूछा जाता। उसके बाद जे थॉमसन वाला बताई दिए थे, किसने, इन्होंने क्या खोज किया था, इलेक्ट्रॉन का। तो ये एस एन बोस से पूछा जाता है, थॉमसन से भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोजी गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह है। तो किसकी परमाणु संख्या 92 होती है, यूरेनियम की। किसकी होती है, यूरेनियम की। अब कुछ क्वेश्चन बताएं, उसको याद ही रखना पड़ेगा। और जिसका संकेत क्या होता है, यूँ होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 92 होता है। और 238 इसका क्या होता है, परमाणु भार होता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन द्वारा, ठीक है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। ठीक है, तो कौन सा बल कहलाता है। अब देखिए न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताए थे कि नाभिक में क्या जब पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पे जो बल होगा नाभिक में आरोपित होगा, तो कौन सा बल कहलाएगा, ये नाभिकीय बल कहलाएगा। क्या कहलाता है, ये नाभिकीय बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। तो परमाणुओं से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, परमाणुओं से, तो उसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनी ईंधन के रूप में किया जाता है। किस विखंडनी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में किसका किया जाता है, विखंडनी अभिक्रिया में किसका किया जाता है, यूरेनियम 235 का। किसका किया जाता है, यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में की जाती है, बहुत ज़्यादा पूछता है। तो कैंसर के उपचार में किसका किया जाता है, ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट के समस्थानिक का, यानी बहुत ऐसे लिखा रहेगा कोबाल्ट 7, यानी CO60, सी से कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट 60। ठीक है, तो कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार में, देखिए यहाँ अस्थि कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाएगा। तो अभी बात देखिए इसमें क्या, देखिए कोबाल्ट तो आया नहीं, तो क्या होता है इसमें, स्ट्रोंटियम 89। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए इसमें क्या पूछता है, अस्थि कैंसर पूछा है, लेकिन ये वाला आयोडीन वाला भी पूछता है। आयोडीन 131 का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ये भी कैंसर में किया जाता है, लेकिन थायराइड कैंसर में। कहाँ पर, थायराइड कैंसर में, थायराइड कैंसर में किया जाता है। और कोबाल्ट 60 वाला कहाँ पे किया जाता है, कोबाल्ट 60 वाला वो रक्त कैंसर में किया जाता है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे किया जाता है, रक्त कैंसर में। कैंसर में तो किया जाता है, लेकिन कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ किया जाता है,
ये रक्त कैंसर में किया जाता है। अस्थि कैंसर में स्ट्रोंटियम हो जाएगा और थायराइड कैंसर में आयोडीन 131 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आयोडीन 131 हो जाएगा। ये तीनों आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, आपसे रिक्वेस्ट, यदि चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताने कि कौन सा सही होगा। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे समान समस्थानिक कौन से हैं? तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।